आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं हूं पीके साहू। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, जानने वाले हैं संगठनात्मक प्रक्रिया, क्योंकि सीजीटेट, सीटेट और आपके शिक्षक भर्ती में सबसे ज़्यादा और सटीक क्वेश्चन पूछे जाने वाले इन्हीं में से है। संगठनात्मक प्रक्रिया में हम देखेंगे पियाजे के सिद्धांत अनुसार अवस्थाएं देखेंगे। तो जैसे कि आप सबको पता है कि जो भी चीज़ें होती है 0 वर्ष से शुरू होकर के अनंत मतलब जो है मरण तक, मरणोपरांत जो भी चीज़ें है, विकास है, ये चलती रहती है। तो यहाँ पे हम जो संज्ञानात्मक प्रक्रिया के बारे में पढ़ने वाले हैं वो क्या है, पियाजे के सिद्धांत अनुसार संवेदी क्रियात्मक से लेकर के प्रतीकात्मक योजना, और फिर प्रतीकात्मक योजना आगे चल करके उसमें परिवर्तन होता है, बचपना आता है, बचपन से लेकर अवयस्क आता है ना। तो इनमें जो परिवर्तन हो रहा है संवेदी क्रियात्मक से प्रतीकात्मक योजना में, फिर उनके बाद बचपन में, बचपन से वयस्क में जो परिवर्तन हो रहा है वो कुछ प्रक्रिया, जिसमें दो प्रक्रियाएं शामिल है। एक तो अनुकूलन और दूसरा है व्यवस्थापन। व्यवस्थापन को संगठन भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसके सबसे ज़्यादा हमको जो आंसर जब भी गलत होता है तो कारण क्या है कि कोई भी शब्दों का अलग अलग मतलब उसका दो बांट में बांट दिया जाता है। जैसे कहीं भी व्यवस्थापन, आप केवल व्यवस्थापन पढ़े हैं, उसी को संगठन कहते हैं। कई लोगों को थोड़ा सा इसमें समझ नहीं आता है कि व्यवस्थापन क्या है और संगठन क्या है। तो इसके अंग्रेजी का जो नाम है उनको आप ध्यान रखिए, चेंज नहीं होता कभी। देखो, व्यवस्थापन को ही ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है और संगठन को भी कहा जाता है ना। और अनुकूलन को एडप्टेशन कहा जाता है। अब इसको हम अंग्रेजी में इसका परिवर्तन नाम नहीं होगा, लेकिन इसका परिवर्तन हो सकता है, कुछ नाम और दे सकते हैं। तो अब अंग्रेजी में भी ध्यान रखिए ताकि आप सही उत्तर दे सके। यदि आपको प्रश्न में पूछ दिया जाए पियाजे के सिद्धांत अनुसार संवेदी क्रियात्मक से बचपन से आयु तक होने वाले परिवर्तन किन प्रक्रियाओं के कारण होता है, तो आपको याद होना चाहिए कि अनुकूलन तथा व्यवस्थापन तो देख सकते हैं। अनुकूलन तथा व्यवस्थापन, समावेशीकरण तथा समायोजन, इस प्रकार से दे सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा, ऐसा प्रश्न पूछे जा चुके हैं, है ना। पियाजे के सिद्धांत अनुसार संवेदी क्रियात्मक योजना से बचपन से वयस्क के आयु तक होने वाले परिवर्तन किन दो प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है या किन दो प्रक्रियाओं के कारण होते हैं, तो आपको यह ध्यान रखना होगा। ठीक है। तो अनुकूलन और व्यवस्थापन, कैसी को संगठन भी कहा जाता है, आपको इतना ध्यान तो जरूर रखना होगा। अब हम सबसे पहले समझते हैं अनुकूलन क्या है। तो अनुकूलन के लिए आपको थोड़ा सा अपने बचपन के अवस्था में जाना होगा, समझना होगा, या आपके आसपास जो भी बच्चे होंगे, छोटे बच्चे, उस पर थोड़ा सा गौर करना होगा। अगली बार आपको मौका मिले तो गौर करें कि कैसे शिशु और बच्चे बिना थके उन कामों को दोहराते रहते हैं जिनके रोचक परिणाम निकलते हैं। यह गतिविधि पियाजे की एक प्रमुख अवधारणा अनुकरण का उदाहरण पेश करती है। मतलब कोई बच्चे यदि दोहरा रहे हैं बिना थके, उस अवधारणा को क्या कहा गया है, अनुकरण कहा गया है। परिवेश के साथ सीधे पारस्परिक क्रिया प्रतिक्रिया के द्वारा योजनाएं बनाने को अनुकूलन कहते हैं। यदि अनुकूलन जैसे ही पूछ दिया जाए आपको, यदि इसी को पूछ दिया जाए परिवेश के साथ सीधे पारस्परिक क्रिया प्रतिक्रिया के द्वारा बने योजनाएं को क्या कहा जाता है, ये इनमें से क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है उसको, अनुकूलन। यदि कोई बच्चा जो है सीधे ही परिवेश से संबंधित कुछ चीज सीख रहे हैं, उससे क्रिया कर रहे हैं, प्रतिक्रिया हो रही है, तो उसे हम सीधा ही उसको क्या बोलेंगे, अनुकूलन बोलेंगे। अनुकूल वातावरण, ऐसा कुछ हमको सुनने को मिलता है, तो ये वही अनुकूलन है। और अनुकूलन में दो पूरक गतिविधियां शामिल है, दो परस्पर पूरक गतिविधियां शामिल हैं, जिसे समावेशीकरण कहा जाता है या इसी को आत्मसातीकरण भी कहा जाता है। इंग्लिश नाम आप देख सकते हो, एसिमुलेशन कहा जाता है इसे, तथा समायोजन और व्यवस्थापन। देखो यहाँ पे व्यवस्थापन भी दिया है, यहाँ भी दिया, देखो समायोजन को भी व्यवस्थापन कहा जाता है और संगठन को भी व्यवस्थापन किया जाता है, लेकिन इसका अंग्रेजी जो नाम है वो चेंजेस है, तो आपको इसमें ध्यान देना होगा, है ना। अकोमोडेशन, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो दो चीज़ें हैं कि जो अनुकूलन है
और 2 पूरक गतिविधियां इसमें शामिल है, समावेशीकरण जिसे आत्मसातीकरण कहा जाता है तथा समायोजन और व्यवस्थापन। तो इसका भी एक प्रश्न पूछा जा चुका है सीटेट में कि अनुकूलन के लिए 2 परस्पर पूरक गतिविधियां कौन सी है। तो समावेशीकरण और समायोजन या समावेशीकरण व्यवस्थापन, आत्मसातीकरण समायोजन या व्यवस्थापन, आपको इनमें से कुछ भी दे सकते हैं, दोनों का नाम वही है, तो आपको ध्यान रखना होगा। ये है आपका अनुकूलन के लिए, जो ऊपर जो बताया हूँ वो है आपका संज्ञानात्मक विकास के लिए, ठीक है। तो दोनों के लिए प्रश्न पूछे जा चुके हैं सीटेट में, तो हो सकता है आपका सीजीटेट में भी इससे संबंधित प्रश्न पूछ दे या आपको शिक्षक भर्ती में पूछ दे। तो यहाँ पे अनुकूलन जो है 2 भागों में इसको परस्पर पूरक गतिविधियों में शामिल किया गया है। इसके लिए तो सबसे पहले हम समझते हैं समावेशीकरण। समावेश करना, समावेश, सामान्य में सामान्य चीजों का समावेश होना, ये समावेशीकरण होता है ना। तो इसी को हम समझते हैं आत्मसातीकरण या आत्मसातीकरण, सिमिलन होना या संतुलन बनाए रखना, ये सब चीज क्या है आपका समावेशीकरण, आत्मसातीकरण, है ना। ये चीजें आपको बहुत अच्छे ढंग से समझना होगा। हम बाहरी संसार को समझने के लिए अपनी योजनाओं का उपयोग करते हैं, सभी लोग अपनी योजनाओं का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए जब तू बार बार चीजों को गिराता है तब अपने संवेदी क्रियात्मक योजना को समावेश कर रहा होता है। कोई भी चीज संवेदी क्रियात्मक मतलब क्या होता है, हमारे पास आँख, कान, नाक, जीभ, जितने भी चीजें हैं जिससे हम बाहरी चीजों से संज्ञान करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, है ना, वो है आपका संवेदी क्रियात्मक। तो इन्हीं चीजों से हम किसी चीज को समावेश करते हैं। यदि हम स्कूल की बच्ची, जब कोई भी छोटे से बच्चा है, यदि उसको चिड़ियाघर ले जाएं, चिड़ियाघर में ले जाते हैं उसको, है ना, चिड़ियाघर ले जाइए और वो कोई चीज किसी को देख करके, पहली बार देख करके घोड़ा चिल्लाती है, चीज को या किसी जानवर को देख के घोड़ा चिल्लाती है, वह अपनी अवधारणात्मक की योजना को खंगाल कर योजना को ढूंढ निकालते हैं जो अजीब दिखने वाला जानवर से मिलती जुलती। मतलब हो सकता है वो पहले जो है किसी जानवर को देखा हो, है ना। अब मान लीजिए वो ऊंट को देखी होगी, ऊंट को, अब ऊंट को देखने के बाद जो है वो पहली बार चिड़ियाघर जाती है और देख के बोलती है तो एक घोड़ा, ये घोड़ा है। या मान लीजिए वो घोड़ा को देखी होगी, अब वो वहां जाके ऊंट को देख लिए, कुछ भी हो सकता है, तो वो बोल सकती है कि नहीं ये तो घोड़ा है। मतलब बच्ची जब चिड़ियाघर में पहली बार जाती है देख कर चिल्लाती है घोड़ा है ना, पहली बार किसी कहीं चीज को देखी होगी। वो क्या कर रही है, अपने अंदर की अवधारणाओं को बाहर निकाल करके, सोच करके, योजना बना करके उन्होंने मिलती जुलती जानवर का नाम सोचा और उसको ले लिया, है ना। ये क्या हो गया आपका समावेशीकरण। मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया उन्होंने, कोई संशोधन नहीं किया, अपने अंदर में जो योजनाएं बनी हुई थी, जो अवधारणा थी, उसी का उसके रूप में उसको डाल दिया, उसी रूप में उसको रख दिया, सीधा सीधा रख दिया, है ना। ऊंट देखी, लेकिन ऊंट को भी वही समझ रही है, घोड़ा को भी वही समझ रही है, घोड़ा। या हो सकता है घोड़ा को देखी होगी और वहां पे जाकर के जैसे ऊंट को देख ली, ऊंट को भी वो घोड़ा ही कह रही है, ना कि ऊंट बोल रही, कोई परिवर्तन नहीं बोल रही, है ना। घोड़ा को घोड़ा ही बोल रही है, बाकी चीज उससे मिलती चीजें जानवर को भी देख के वो घोड़ा बोल रही है। तो ये समावेशी करके वह समावेश कर रही है, अपने अवधारणाओं को समावेश कर रही है सीधा सीधा, तो इसे हम समावेशी करेंगे, है ना, ध्यान रखिएगा। उसी प्रकार से समायोजन, अब यहाँ पे देखिए समाधन योजन, यहाँ समावेशी समाहित भी करेगी और साथ में अपना योजना भी डालेगी, मतलब यहाँ पे संशोधन होगा। देखिए कैसे समझते हैं इसको। समायोजन में देखने के बाद कि हमारे वर्तमान सोचने के तरीके परिवेश को पूरी तरह नहीं पकड़ पाते, हम नई योजनाएं बनाते हैं, पूरी तरह नहीं पकड़, हम नई योजना बनाते हैं या पुरानी योजनाओं को संशोधित करते हैं। जो आपके पास जो पुरानी योजनाएं हैं, है ना, अब किसी चीज को आप देख रहे हैं
तो उसमें संशोधन करना चाहेंगे। किसी देख अपने वहाँ पे संशोधन शुरू कर दिए, या तो आप नई योजनाएं बना लीजिए या तो पुरानी योजना में कुछ संशोधन करिए। जैसे वह बच्चों जो वस्तुओं को भिन्न भिन्न तरीकों से गिराता है, उनके अलग अलग गुणों के अनुसार अपनी गिराने की योजनाओं को संशोधित करती है। मान लीजिए कोई बच्चा जो है गेंद को गिरा रही है, गेंद को यहाँ से फेंक रही है, या हो सकता है कोई प्लेट फेंक रही है। अब मान लीजिए इतने दूरी दूरी पे फेंक रही है, यहाँ से फेंक रही है, हो सकता है वो प्लेट को कुछ दूसरे तरीके से पकड़ के फेंकना शुरू कर दिया, हो सकता है वो टक से आवाज आए, उसके बाद और फेंके, हो सकता है छन की आवाज आए, है ना। तो वो सोचेगी अरे मैं यहाँ फेंकी तो यहाँ पे टक से आवाज आया, और यहाँ फेंक तो छन की आवाज आया। तो क्या करेगी, वो बदल बदल के फेंकना चाहेगी, किसी भी मतलब बर्तन को या वस्तु को फेंकने के प्रयास करेगी। उसी प्रकार से गेंद के लिए लीजिए, गेंद का भी कहीं कहीं पे अलग अलग आवाज आता है ना। तो हो सकता है वो उसी प्रकार से वो अलग अलग फेंकना चाहेगी, संशोधन करना चाहेगी। ठीक है, वही चीजें बताया जा रहा है। तो यहाँ पे देखो गिराने की योजनाओं को संशोधित करता है। स्कूल पूर्व मतलब क्या हो गया, 3 वर्ष के बच्चे, 3 से लगभग 5 से 6 वर्ष के बच्चे, 6 वर्ष में उसको क्या करते हैं, हम प्रवेश दिलाते हैं पहली कक्षा में। तो 5 वर्ष तक मान के चलिए, या 6 कंप्लीट होने तक के मान के चलिए, ऐसे बच्चे स्कूल पूर्व कहलाते हैं। तो स्कूल पूर्व आयु की वह बच्चे जब उनको कुबड़ वाला घोड़ा कहते हैं, जो ऊँट जो उन्होंने देखी है ना, मतलब पहले घोड़ा देखी थी, अब वो ऊँट वो देख लिए वहाँ पे, या ऊँट को पहले देखी होगी, कुछ भी देखी होगी वो, है ना। तो वो क्या कर रही है, जब भी ऊँट को देख रही है तो वो जानती है कि ये इस प्रकार से दिखने वाला, वो उस घोड़ा को जानती जरूर है, वो किसको जानती है, घोड़ा को। लेकिन उन्हीं के जैसे उनको क्या दिखा, ऊँट दिखा, लेकिन ऊँट में उसको क्या दिखा, कुबड़ दिखा। तो उन्होंने संशोधन, घोड़ा जरूर कहा लेकिन क्या कहे उनके साथ, कुबड़ वाला घोड़ा कही। क्या कही उन्होंने, कुबड़ वाला घोड़ा कही, ना कि वो डायरेक्ट वो घोड़ा बोली। तो यहाँ पे क्या हुआ, संशोधन हुआ कि नहीं हुआ, अपना योजनाएं डाली कि नहीं डाली, डाली। तो इसे बोलते हैं समायोजन। मतलब यहाँ पे अपनी नई योजना संशोधित कर देना, उसी को बोला जाता है समावेजन या समायोजन। अपनी योजना को संशोधित कर लिया। प्याजे के अनुसार समय बीतने के साथ साथ समावेशीकरण और समायोजन के बीच संतुलन बदलता रहता है। बिल्कुल सही बात है, आयु जैसे जैसे बढ़ती जाएगी उसका समावेश करने के तरीके, संयोजन करने के तरीके, दोनों का संतुलन जरूर बदलेगा और बदलता रहेगा। जब बच्चों में अधिक बदलाव नहीं हो रहा होता है तब समायोजन की तुलना में समावेश अधिक करते हैं। मतलब यदि संतुलन, दोनों में संतुलन नहीं कर पा रहे हैं, वो अधिक उसमें बदलाव नहीं हो रहा है, तो समायोजन की अपेक्षा समावेश को अधिक ध्यान देते हैं। मतलब इसकी तुलना में, समायोजन की तुलना में समावेश अधिक होता है उसको। यहाँ पे आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, जब समावेशीकरण और संतुलन के बीच संतुलन में अधिक बदलाव नहीं होता है तो किसकी महत्व अधिक होता है, तो किसका होता है, समावेश का अधिक होता है या समावेशीकरण का अधिक होता है। प्याजे ऐसे संज्ञानात्मक को क्या बोला गया है, संतुलन की स्थिति कहा गया। अब मुझे एक बात बताइए, एक प्रश्न पूछा गया था अभी वर्तमान के सीजीटेट में, प्रश्न पूछा गया था कि प्याजे के सिद्धांत के एक प्रक्रिया जो धारणाओं और अनुभवों के बीच, धारणाओं और अनुभवों के बीच, पुराने और नए के बीच संतुलन बनाने वाली प्रक्रिया को जाना जाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो समावेशीकरण, है ना, यहाँ पे समावेशीकरण और संयोजन के बीच संतुलन बदलता रहता है। यदि बदलाव नहीं कर पाया, है ना, तो समावेश अधिक होता है। तो प्याजे ऐसे संज्ञानात्मक को क्या बोला है, संतुलन की स्थिति का है। तो यही चीज यहाँ पे लागू हो रहा है। देखिए, उन्हें एहसास होता है कि नई जानकारी उनकी वर्तमान योजनाओं से मेल नहीं खाती, इसलिए वे समावेशीकरण से हटकर समायोजन की ओर उन्मुख हो जाते हैं। पर जब अपनी योजनाओं को संशोधित कर लेते हैं तब फिर से समावेशीकरण की ओर लौटते हैं। देखो, अब यहाँ पे आपको समझने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ पे जब वो समावेशीकरण करता रहता है, समावेशीकरण, तो नई योजनाएं उनकी वर्तमान योजना से मेल नहीं खाती है।
अब वो संशोधन कर रही है समावेशी, तो उसको समझ आ गया। मान लीजिए कभी उन्होंने घोड़ा को देखी, उसके बाद जो है ऊँट को देख के बोल रही है कि वो क्या है, मान लीजिए इसको बोल दिए कुछ अलग नाम से दे दिए, तो घोड़ा उनको बिल्कुल पता है घोड़ा किस प्रकार से रहती है। अब मान लीजिए इस ऊँट को उन्होंने मेल नहीं खाया, उनको बोलने से मेल नहीं खाया, वो संशोधन कर रहा है। अब इनमें उसके बोलने से मेल नहीं खा रहा है। अब ये हो सकता है घोड़ा को बकरी बोल दे कोई, या खुद बोल दे बकरी है, तो क्या घोड़ा और बकरी में मेल खा रहा? नहीं। तो नई जानकारी उनकी वर्तमान योजना से मेल नहीं खाती, तो इसलिए वे समावेशीकरण से हटकर समायोजन की ओर उन्मुख हो जाते हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, समावेशीकरण नहीं कर पाएंगे, वो किसकी ओर चला जाएगा, वो समायोजन की ओर चला जाएगा। पर जब अपनी योजनाओं को संशोधित कर लेते हैं, मतलब इसको बोल दिए कि कुबड़ वाला घोड़ा बोल दिए, अब फिर से पुनः कहाँ चला जाएगा, वो समावेशीकरण की ओर चला जाएगा। पहले वो समावेशीकरण में था, फिर समायोजन में आया, फिर वापस कहाँ पे लौट गया, वो समावेशीकरण में लौट गया। और बदलती हुई संरचनाओं का उपयोग करते हैं जब तक उन्हें फिर से संशोधन करने की आवश्यकता नहीं होती। प्याजे ने संतुलन और असंतुलन के बीच इस प्रकार ढूंढने को दर्शाने को संतुलीकरण शब्द का उपयोग किया। यही चीजें है, नई चीजें और पुरानी चीजों में जब वो संतुलन करने की स्थिति जब पैदा होती है, इसको क्या कहा जाता है, तो संतुलन की स्थिति कहा जाता है। बिल्कुल यही प्रश्न पूछा गया था कि कोई भी बच्चा जो है जब पुरानी अवधारणाओं या धारणाओं और अनुभव के बीच, उनके पास पहले से अवधारणा है समावेशीकरण का, अब उसके बाद वो अपना अनुभव समायोजन में डालना चाह रहे हैं, तो उसमें संतुलन और असंतुलन की स्थिति पैदा हुई है, नई और पुराने चीज़ों के बीच उनको संतुलन बनाने का प्रयास कर रही है। तो इसको क्या कहा गया है, तो क्या कहा गया है, संतुलीकरण कहा गया है। ठीक है, हर बार जब संतुलन होता है तो उसे अधिक कारगर योजनाएं उपार्जित होता है, ये उपस्थिति हो गया है, उपार्जित होता है, जो प्रारंभिक दौर में ही सबसे अधिक समायोजन होता है। इसलिए संवेदी क्रियात्मक अवस्था प्याजे के लिए सबसे जटिल दौर माना गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये हो गया समायोजन। ध्यान रखिएगा, इतना ही ध्यान रखना है कि समायोजन में संशोधन होता है, नई चीजें उसमें डाला जाता है। समावेशीकरण को जैसे का तैसा, जो उसको दिख रहा है वो उसी के अनुरूप उसको बोल देगा। आपको इतना ध्यान रखना है बस, बाकी आपको समझ सकते हैं। अब आता है व्यवस्थापन। व्यवस्थापन, यहाँ पे व्यवस्थापन के द्वारा भी योजनाएं बदलती रहती है। यह प्रक्रिया प्रवेश के साथ सीधे संपर्क से हटकर आंतरिक रूप से लड़ते हैं। एक बारगी जब बच्चे ने योजना बना लेते हैं तो उन्हें पुरानी योजनाओं से जोड़कर पुनर्व्यवस्थित करते हैं और इस तरह एक मजबूत अंतर संबंधित संज्ञानात्मक तंत्र की रचना कर। उदाहरण के लिए, गिराने की गतिविधि में संलग्न बच्चा समझता है इसका संबंध फेंकने से और भी, अब है ना, संबंध फेंकने से और इसे अपने पास और दूर की विकसित होती है समझ से जोड़ लेता है। कहने का अर्थ ये है, व्यवस्थापन जो है समावेशीकरण और समायोजन से अधिक है। मतलब इसमें जो भी योजनाएं बनाएगी वो बहुत अच्छे ढंग से बनाएगी और इसमें पुनर्व्यवस्थित कर सकता है वो, है ना, पुरानी योजनाओं से जोड़कर पुनर्व्यवस्थित करते हैं। मतलब इसमें मजबूत अंतर संबंधित संज्ञानात्मक तंत्र जुड़ा हुआ रहता है। मतलब कोई भी बच्चा मतलब यहाँ पे ये जान लेता है किसी वस्तु को हम फेंकेंगे, कितना फेंकेंगे तब वो दूर जाएगा और कितना फेंकेंगे तब वो पास आएगा। मतलब ये अंतर संबंध बनाना शुरू कर दिया। एक वो पहले फेंक रहा है, फेंकना उसका काम है ना, बदल बदल के फेंकना उसका काम था, लेकिन वो दूर पास को समझ नहीं रहे थे कि दूर में फेंकने पर कितना आवाज आएगा, पास में फेंकने पर क्या आवाज आएगा, किस प्रकार से आएगा। तो व्यवस्थापन में वो दृढ़ हो जाता है, मतलब उसमें जो संबंध दर्शाने की जो क्रिया है वो मजबूत हो जाती है। तो इस प्रकार से उसमें एक दूर और पास की विकसित होती है और वो समझ के साथ वो जोड़ लेता है। इसे बोलते हैं व्यवस्थापन, मतलब जिसमें मजबूती से अंतर संबंधित संज्ञानात्मक तंत्र का विकास होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था, इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको अच्छे से समझना चाहिए। यदि किसी को समझ नहीं आया होगा
तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको समझ में आया कि नहीं आया है। हम लाइव क्लास भी लेंगे, लेकिन लाइव क्लास में थ्योरी जो है मज़ा नहीं आ रहा था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आगे पियाजे के सिद्धांत की विकासवादी अवस्थाएं, जिसमें पियाजे ने बौद्धिक विकास के मुख्य रूप से 4 काल निर्धारित किए हैं। पहला है संवेदी गामक, या इसी को बोलते हैं संवेदी क्रियात्मक अवस्था, या इसको इंग्लिश में सेंसरी मोटर स्टेज भी कहा जाता है ना, ध्यान रखिएगा। आगे हम देखते हैं यहाँ पे दूसरा नंबर में पूर्व क्रिया काल या पूर्व संक्रिया काल, जिसे 2 से 7 वर्ष माना गया है, इंग्लिश में आप पढ़ सकते हैं। तीसरा नंबर में मूर्त क्रिया काल या स्थूल संक्रियात्मक, इसको भी इस प्रकार से आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे इंग्लिश में भी दिया गया है, इंग्लिश में थोड़ा सा मैं कमजोर हूँ, 7 से 11 वर्ष माना गया है। उत्तर क्रिया काल औपचारिक संक्रियात्मक, ठीक है ना, फॉर्मल ऑपरेशनल पीरियड माना गया है, जिसे 11 से ऊपर माना गया है। तो पहला जो है वो 0 से 2 वर्ष है, दूसरा जो है 2 से 7 है, फिर 7 से 11 है, फिर 11 से ऊपर है। तो पहला प्रश्न ना इसी में बनता है। पहला प्रश्न क्या बनता है कि पियाजे के बौद्धिक विकास के लिए मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है, एक कितने काल में बांटा गया है। तो यही सबसे पहला प्रश्न तो यही बन गया, 4 अवस्थाओं में बांटा गया है। तो इसमें एक प्रश्न और बनेगा, मतलब बहुत सारा प्रश्न तो इसी में बन जाता है कि पियाजे के संज्ञानात्मक काल के आधार पर दूसरा काल कौन सा है ना, चारों दे दिया जाएगा तो आपको दूसरा काल समझना होगा, तीसरा काल कौन सा है, चौथा काल कौन सा है, और 2 से 7 वर्ष में कौन सा काल आता है, 7 से 11 वर्ष में कौन सा काल आता है, 11 से ऊपर में कौन सा काल आता है, 0 से 2 वर्ष में कौन सा काल आता है। ये यहाँ पे आपको प्रश्न बना के रखना चाहिए, समझना चाहिए आपको। तो ये पहला, ये दूसरा, 3-4 प्रश्न तो इसी से बनते हैं, अब आ भी चुके हैं ना। तो हम केवल आज इस वीडियो में संवेदी गामक काल या संवेदी क्रियात्मक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, मतलब 0 से 2 वर्ष, अंग्रेजी मेरा थोड़ा कमजोर है इसलिए आप लोग खुद समझिएगा उसको, आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं इसको जिसको अंग्रेजी आता है ना। 0 से 2 वर्ष इसको लिया गया है। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए पढ़ते हैं, इसमें बच्चे क्या सीखते हैं, कहाँ तक के इसकी जानकारी होती है। संवेदी क्रियात्मक अवस्था जीवन के पहले 2 वर्षों तक संवेदी क्रियात्मक अवस्था रहती है। इसका नाम पियाजे की इस धारणा का द्योतक होता है कि शिशु और चलना शुरू करने वाले बच्चे, शिशु जो 0 मतलब हो गया, कोई बच्चा तो चल नहीं सकता 0 से कुछ माह तक के, मतलब समझ लीजिए 10 माह तक के, 11-12 माह में कोई बच्चा शुरू कर भी देता है। और चलना शुरू करने वाले बच्चे अपनी आँखों, कानों, हाथों और अन्य संवेदी क्रियात्मक उपकरणों से सुन, आँख, कान, हाथ, त्वचा, जितने भी संवेदी क्रियात्मक उसके पास है उस उपकरणों से सोचते हैं। तो प्रश्न यही आपके बनते हैं, ऐसा बच्चा या ऐसा काल जिसमें संवेदी क्रियात्मक उपकरणों से सोचते हैं वो कौन सा काल कहलाता है, वो कौन सा काल कहलाता है, संवेदी गामक काल या संवेदी क्रियात्मक अवस्था 0 से 2 वर्ष। वे अभी अपने दिमाग में बहुत सी मानसिक क्रियाएं नहीं कर पाते, फिर भी संवेदी क्रियात्मक अवस्था में इतना अधिक विकास होता है, उसे पियाजे ने 6 उप अवस्थाओं में बांट दिया। आपको ये प्रश्न बनते हैं यहीं पे कि पियाजे ने संवेदी क्रियात्मक अवस्थाओं को कितने उप अवस्थाओं में बांटा है। तो कितने उप अवस्थाओं में बांटा गया है, 6 उप अवस्थाओं में बांटा गया है ना। पहला है प्रतीक्षादित क्रियाकाल, जिसे 0 से 1 माह तक लिया गया है। प्रारंभिक प्रतिक्रिया अवस्था, जिसे 1 से 4 माह तक लिया गया है। तीसरा नंबर है समन्वय की द्वितीय अवस्था, जिसे 4 से 8 माह तक लिया गया है। द्वितीय प्रतिक्रियात्मक अवस्था 8 से 12 माह तक लिया गया है। तृतीय प्रतिक्रियात्मक अवस्था, जिसे 12 से 18 माह तक लिया गया है। अब खोजपूर्ण गतिविधियों की अवस्था, मतलब 0 से 2 वर्ष, अंतिम अवस्था, 6 अवस्था माना गया है। तो ये 6 अवस्थाओं का अलग अलग मैं सारांश न बता करके मैं पूरा सारांश 6 अवस्थाओं का एक साथ बताने वाला हूँ, और यही चीज़ें प्रश्न पूछते हैं इसी को। तो सबसे पहले देखिए, पहला क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है
आनंद की अनुभूति होने वाली क्रियाओं को बार बार दोहराता है। ये सारांश है। मतलब इस काल के जो बच्चे होते हैं, जो आनंद की अनुभूति होने वाली क्रियाएं जो होती है उसे बार बार करने का प्रयास करते हैं। जैसे कोई बच्चा यदि माँ का दूध पी रहे हैं, माँ का दूध, है ना, तो यदि उसके मुंह से चप की आवाज आ गया तो उसको आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। उस क्रिया को बार बार करने का प्रयास करेंगे वो, है ना। उंगली चूसने वाली क्रिया हो गया, यदि उंगली चूसने में उसको आनंद आता है तो उसको उंगली चूसने का बार बार प्रयास करेंगे, उसका सुखद अनुभव होता है उनको, है ना। जो हाथ में आ गया उसको चूसने का प्रयास करें। तो आनंद की अनुभूति होने वाली क्रियाओं को बार बार दोहराता है। समन्वय व एकीकरण तथा क्रियाओं में संबंध स्थापित करने की योग्यता की नींव पड़ती है। अब यहाँ पे हम ये देखने का प्रयास करेंगे, अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बच्चा यहाँ पे जो आनंद की अनुभूति होने वाली क्रियाओं को बार बार दोहराता है, लेकिन वो वहाँ पे समझेगा कि किसको चूसने से हमको आनंद आएगा और किसको चूसने से आनंद नहीं आएगा। तो उसमें समन्वय करने का काम कर, तालमेल बिठाने का काम कर। एकीकरण मतलब क्या करेगा, स्थिर की अवस्था, है ना, में भी वो समझने का प्रयास करेगा। मतलब यहाँ पे बार बार जब किसी क्रिया को करता है तो उसमें योग्यता हासिल कर लेता है ना। उसकी किस क्रियाओं में क्या कर लेता है, योग्यता हासिल कर लेता है कि किसको चूसने पे मजा आएगा और किसको चूसने पे मजा नहीं आएगा। शिशु अपने पूर्व अनुभवों व प्रक्रियाओं, जिन्हें पियाजे ने सेम्टा कहा है, ध्यान रखिएगा, अपने पूर्व अनुभवों से जो क्रियाएं हो रही है उसे पियाजे ने क्या कहा है, सेम्टा कहा है, नवीन परिस्थितियों व समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करता है। जैसे इस अवस्था में शिशु अनुकरण की क्रियाओं को बार बार दोहराता है। यदि कोई अभिभावक से कुछ आवाज निकल गया, ध्यान रखिएगा, यदि कोई उसकी माँ और पापा से उसके सामने कोई आवाज निकाल दी तो क्या करता है, उनको ना उन नवीन परिस्थितियों में समस्या को सुलझाने का प्रयास, मतलब वो भी वही काम करने का प्रयास करे, अनुकरण करेगा वो, है ना। उनको अच्छा लगा, सुनने में मजा आया, तो उन अवस्थाओं में भी शिशु क्या करता है, उसको उस अनुकरण को या उसको अनुकरण के माध्यम से क्रियाओं को बार बार करने का प्रयास करता है ना। कोई भी चीजें हो, कोई भी आप करके देख लीजिएगा, बिल्कुल करने का प्रयास करेगा, अनुकरण जो जरूर करता है। इस काल में बालक अपनी मान्यताओं को मानसिक रूप से दृढ़तर बनाने के लिए गलती एवं सुधार विधि का प्रयोग करता है। कौन सी विधि का प्रयोग करता है, गलती एवं सुधार विधि का प्रयास करता है। अपनी शारीरिक गतिविधियों से हटकर वह खिलौने व अन्य वस्तुओं पर अपनी जिज्ञासा को केंद्रित, अब वो शुरू में क्या हुआ, मजा आया, अपने शारीरिक स्थिति को देखा, अपने शरीर से संबंधित कुछ कार्य किए। अब क्या करेगा, अपने शरीर से हट करके, अपने शारीरिक स्थिति से हट करके खिलौने और अन्य चीज़ों पे अपना ध्यान केंद्रित करेगा, अन्य चीज़ों पे ध्यान केंद्रित। मतलब कहने का आशय यहाँ है कि कोई भी वस्तु को क्या करेगा, वो फेंक के देखेगा कितनी दूर जा रहा है, वो कितने दूर फेंकने पर कितना दूर जाएगा, कितना दूर फेंकने पर कितना पास आएगा, ये उसमें वो करने का प्रयास कर, गलती और सुधार की विधि का प्रयोग करेगा, दृढ़ बनाएगा, वो मानसिक रूप से दृढ़ हो जाएगा, है ना। वह खिलौने व वस्तुओं को विभिन्न स्थानों व दूरियों से फेंक कर देखता है कि उसके क्या परिणाम होते हैं, मतलब फेंक के देखेगा, है ना। ये चीज मैंने आपको बताने का प्रयास किया। वृत्ताकार प्रतिक्रिया उन्हें उनकी पहली योजनाओं को अनुकूलन करने का साधन, अनुकूलन तो आपको बता दिया मैं, अनुकूलन मतलब सीधे प्रक्रिया प्रतिक्रिया जो जुड़ा हुआ रहता है उसे अनुकूलन कहते हैं। तो वृत्ताकार प्रतिक्रिया का मतलब होता है बार बार दोहराना, मतलब बार बार दोहराने से उनकी पहली योजना, मतलब घूम के वो पहली योजना यहाँ पे काम शुरू किया तो घूम के वो वही उसी पे आएगा, वो तो वहीं पे आएगा, बार बार वही चीज को करेगा, तो अनुकूलन करने का साधन प्रदान करती, उससे प्रक्रिया और तो प्रतिक्रिया देने के लिए वो साधन का काम कर रहे हैं, वृत्ताकार प्रतिक्रिया। बालक अपने स्वयं के अस्तित्व से परिचय होता है एवं अचानक होने वाले परिवर्तनों को समझता है। मतलब इस अवस्था में बालक अपने स्वयं के अस्तित्व को समझने लगता है कि मैं कौन हूँ, किस प्रकार से हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, है ना। और जो भी अचानक परिवर्तन होता है, जैसे आवाज हो गया या कोई
उसके सामने कोई कुछ कर दिया है ना, जैसे बाल को फेंकना, कितना फेंकेंगे, कितना दूर जाएगा, कितना फेंकेंगे तो कितना, अलग अलग तरीके से फेंकना, किस प्रकार से आवाज़ निकल रही है। तो जो भी अचानक होने वाले परिवर्तन, कहने का अर्थ है नई नई चीज़ों को वो करने का प्रयास कर। नहीं तो आप 0 से 2 वर्ष के बालक को आप देखिएगा, आप उसको एक खिलौना दे दीजिए, 1 घंटे खेलेंगे, उनके सामने दूसरे खिलौने लाइए, इसको वो देखेगा ही नहीं, इस पे आ जाएगा। अब कुछ दिन इसको देखिए, फिर नया आ जाएगा, मैं नहीं आएगा, मतलब वो क्या करेगा, अचानक जो भी हो रहे हैं उनके सामने उन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर, है ना। बच्चे अपने संवेदी क्रियात्मक उपकरणों से सोचते हैं, इसको मैंने शुरू में बता दिया। बच्चे किससे सीखते हैं, यहाँ पे संवेदी क्रियात्मक उपकरणों से समझते हैं या सीखते हैं। अनुकरण की क्रियाओं को बार बार दोहराता है, जब तक वो दृढ़ न हो जाए, योजनाएं परिपक्व न हो जाए, तब तक वो क्रियाओं को बार बार दोहराता ही रहता है। प्याजे के लिए शिशु की स्वतः होने वाली क्रियाएं संवेदी क्रियात्मक बुद्धि की रचना करने वाली इकाइयां होती। स्वतः, अब स्वतः क्या हो गया, बच्चा दूध पी रहा है, चप से आवाज आया तो स्वतः हो गया, जानबूझ के तो नहीं किया, तो वो क्या हो गया, वो संवेदी क्रियात्मक बुद्धि की रचना करने वाला हो गया, मतलब उसको दोहराने का प्रयास किया। अंगूठा चूसना जानबूझ के अचानक हुआ, वो स्वतः हुआ, अंगूठा दे चला गया या उंगली चला गया, उसको चूसने का प्रयास किया, तो वो भी क्या हो गया, उसको भी बार बार वो दोहराएगा, करने का प्रयास करेगा। यदि कोई अभिभावक के मुंह से कुछ आवाज़ निकल गया है, नई चीज़ें उसके सामने आ गया है ना, नई आवाज़ें आ गई, तो उसको करने का प्रयास करेगा, मतलब अनुकरण करने का प्रयास। यहाँ पे यदि इसको और निचोड़ निकालें तो यहाँ पे बच्चे जो है किसी भी चीज़ को बार बार करने का प्रयास करते हैं, अपने अस्तित्व से परिचित होता है, अचानक होने वाले परिवर्तनों को समझता है, संवेदी क्रियात्मक उपकरणों से सोचते हैं, अनुकरण की क्रियाओं को बार बार दोहराता है। तो ऐसी अवस्था जिसमें अनुकरण होता है, संवेदी क्रियात्मक उपकरणों से संज्ञानात्मक होते हैं, ऐसे काल को हम बोलेंगे संवेदी क्रियात्मक काल। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं, हम कल पढ़ने वाले हैं पूर्व क्रियात्मक काल। यहाँ पे देखिए, ये पढ़ेंगे पूर्व क्रियात्मक काल 2 से 7 वर्ष। उसके बाद हम और देखने वाले हैं उत्तर क्रिया काल, इसको स्थूल संक्रियात्मक काल भी कहा जाता है। और उसके बाद हम देखेंगे उत्तर क्रिया काल, जिसे औपचारिक संक्रियात्मक काल भी कहा जाता है। जब ये तीनों हो जाएगा तब इसके बाद हम जो है टेस्ट लगाएंगे। टेस्ट कम से कम आपके सामने हम 15 से 20 क्वेश्चन रखेंगे, इसी से संबंधित, जो संज्ञानात्मक विकास हम पढ़ा रहे हैं वहाँ से संबंधित। और जो टेस्ट होगा वो लाइव होगा, और गणित भी हम पढ़ाएंगे वो लाइव होगा। केवल पेडागॉजी का थ्योरी जो है हम ऑफलाइन मतलब वीडियो अपलोड करेंगे, क्योंकि जब भी इस प्रकार से पढ़ाया जाता है तो थोड़ा सा लंबा हो जाता है और थ्योरी पढ़ना बहुत लोगों को पसंद नहीं आता। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जब इस प्रकार से आपको दिया जाता है तब स्क्रीनशॉट ले लीजिए तुरंत, और आपको पढ़ने का मज़ा भी आएगा। हो सकता है आपको समझ में आया हो किस प्रकार से प्रश्न पूछते हैं और किस प्रकार से पूछ सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। यदि अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें, औरों को बताएं, खुद देखें समझें और पढ़ने का प्रयास करें। थैंक यू।